हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज हम एक नए पेपर की चर्चा करेंगे। वो है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का, जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। आज हम उसके हिंदी ग्रामर के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आज चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें ओनली हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन ही होंगे, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। बीच बीच में और भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम केवल हिंदी ग्रामर के प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्वंद्व। यहाँ पे हमें पूछा है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास जो हैं उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये इसकी विशेषता है। बाकी के समासों पे भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास जो है, इसमें प्रथम पद जो है उपसर्ग या अव्यय होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास जो है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद जो है कोई अन्य ही अर्थ देता है। कोई अन्य अर्थ देता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान न होकर पूरा समस्त पद कोई विशेष अर्थ देता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन सी कृत प्रत्यय, ऑप्शन डी उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। हमें यहाँ पे दिया गया है कि क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय, उसे हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कृत प्रत्यय जो है क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो है ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने से बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी कृशाणु, ऑप्शन डी जीवनोदक। हमें यहाँ दे रखा है कि अमीय का पर्यायवाची नहीं है, उसका हमें चयन करना है। अमीय जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, अमृत। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसके पर्यायवाची हैं और कौन से नहीं। पीयूष जो है ये होता है, सुधा भी होता है और जीवनोतक, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। लेकिन कृशाणु जो है ये अमृत का पर्यायवाची न होकर के आग या अग्नि का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अमृत के कुछ पर्यायवाची हम और भी देख लेते हैं। अमी हो गया, पीयूष हो गया, सुधा हो गया, जीवनोतक हो गया और एक हो गया सोम, सुरभोग। ये सभी जो हैं अमृत के पर्यायवाची हैं। आग के देखें हम, आग या अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची हो गए। एक कृशाणु हो गया, एक अनल हो गया, आग हो गया, अरुण हो गया, अरुण, असनी और जातवेद, एक ज्वाला हो गया। हुताशन, ये कई बार पूछा गया है। हुताशन जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। हुताशन हो गया। पवी, पावक और वैश्वानर और सिखी, ये बहुत बार पूछा गया है। सिखी इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रख लेना। ये सभी जो हैं अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है। कथन 2, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। यहाँ पे विराम चिन्हों की परिभाषा दे रखी है। विशेषता, विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है। हमारा पहला कथन जो है सही है। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ये भी सही है। अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग जो है उनके सही स्थान पे नहीं करेंगे तो जो हमारे वाक्य का अर्थ निकल रहा है उस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लेकिन जो अर्थ निकलना चाहिए वो न निकल के अन्य अर्थ निकलेगा। इसलिए ये कथन भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ताकि सभी लोग जो हैं देख सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर एंडोर्समेंट। ये पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है एंडोर्समेंट। ये अभी पिछला पेपर जो हमने किया था उसमें भी आया था। एंडोर्समेंट का होगा पृष्ठांकन करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। काफ़ी रिपीटेबल हो चुका है ये, तो ये आप सभी को ढंग से याद हो गया। एंडोर्समेंट का है पृष्ठांकन करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? ऑप्शन ए ह्रस्व स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी अर्ध स्वर, ऑप्शन डी पूर्ण स्वर। जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप जो है साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घ स्वर। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर दोनों मिल जाएं तो वहाँ पे कौन सा स्वर होगा? दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारे कुछ दीर्घ स्वर हैं जैसे आ, ओ, जैसे वो डॉक्टर वाला होता है औ, ओ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हो गए ए, ई और ऊ। ये जो है ह्रस्व स्वर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीच में साइंस के, मैथ के इनके क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम ओनली जो है ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी ग्रामर के। निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पे हमें पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा पितृधन आदेश। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पित्रादेश में संधि कौन सी है। तो इसमें जो है यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि पितृधन आदेश। री और ए मिलके बना है रे। तो इसका कुछ नियम हैं, उन पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ई या ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वो य बन जाता है। ऊ या ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वो व बन जाता है। और री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वो र बन जाता है। य, व और र, ये जो है यण स्वर संधि के कुछ नियम थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक।
चाल शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, ये हमें देखना है। तो चाल जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं जो हम देख लेते हैं। समूहवाचक में हो गया सेना, सेना हो गई, और ये कक्षा, ये जो है समूह का बोध करवा रहे हैं। व्यक्तिवाचक में जो है नाम हो गया, जैसे गौतम हो गया, हिमालय, ये व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं, ये व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में जो है जैसे लड़का, पूरी लड़का की जाति आ गई, लड़का है, पर्वत है, पुस्तक है, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अघोष हैं? ए 6, बी जय, सी तय, डी न, ई पै। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमने कल भी पढ़ा था, स्टेनोग्राफर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख रहे हो कि हमारे जो PY के क्वेश्चन हैं कितने अच्छे साबित हो रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी पिछला जो हमने पेपर सोल्व किया था उसी का जो है इसी में रिपीट हो गया। अघोष ध्वनियाँ कौन सी है, इसकी हमने पहले भी चर्चा कर ली है, तो यहाँ फिर देख लेते हैं। अघोष ध्वनियाँ जो है ये अघोष ध्वनियाँ जो हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स और स ये जो हैं, और विसर्ग जो हैं, ये सभी अघोष ध्वनियाँ हैं। ऐसे ही घोष पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और य, रे, ले, व, है और सभी स्वर जो हैं ये घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, रे, ले, व और है और सभी स्वर जो हैं ये घोष होते हैं। और अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, श और विसर्ग। तो यहाँ पे हमने घोष और अघोष वर्ण जो हैं उन पे चर्चा कर ली है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 6, तय और पै। तो ACE जो है इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 6, तय और पै जो है ये अघोष ध्वनियाँ हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। CET ग्रेजुएशन लेवल में इतने ही हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, डेपुटेशन के लिए हिंदी में समानार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन बी नियुक्ति, ऑप्शन सी प्रतिभूति, ऑप्शन डी निवृत्ति। यहाँ पे शब्द दे रखा है डेपुटेशन, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। तो ये देख रहे हो कि पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जा रहे हैं, सारे जो हैं हमारे PYQ सीरीज में से आ रहे हैं। तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो डेपुटेशन का होगा प्रतिनियुक्ति, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। डेपुटेशन बोलते हैं प्रतिनियुक्ति को, और प्रतिभूति बोलते हैं सिक्योरिटी को बोलते हैं प्रतिभूति। और नियुक्ति का सभी को पता है अपॉइंटमेंट।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, प्रतिनियुक्ति। यहाँ पे हमने CET ग्रेजुएशन लेवल का पेपर भी सॉल्व कर लिया और आगे अगला CET जो 12th बेस पे हुआ था उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अपने सेशन को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करना ताकि सभी लोग जो हैं PYQ सीरीज का ढंग से हल कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।